Okay, guys, good evening. Welcome to all. Now, this is, I think, the first lecture of HSC 12th standard, and we'll be learning a new topic. Topic का नाम है Company Accounts, Issue of Shares. Now, understand before starting the topic, कुछ बातें important है. आप अपना माइक्रोफोन म्यूट रखेंगे और हो सके तो अपना वीडियो डिसेबल कर लीजिएगा. This meeting has been recorded, तो after a few days you'll get a link जिससे कि आपको ये सेशन दोबारा देखने मिलेगा. ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ. 11th स्टैंडर्ड में हमने शुरुआत के लेक्चर्स में कुछ बेसिक बातें लर्न की थी, उसको थोड़ा पहले रिवाइज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे. हमने सीखा था 11th स्टैंडर्ड के अंदर कि बिजनेसमैन होता है और उस बिजनेसमैन को बिजनेस स्टार्ट करने की इच्छा होती है. देयर इज अ बिजनेसमैन एंड ही वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस. बेसिकली कैसा है, अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए. तो बिजनेसमैन बिजनेस के लिए कैपिटल लेके आता है. क्या लेके आता है? कैपिटल. तो बिजनेसमैन ब्रिंग्स कैपिटल टू द बिजनेस. कैपिटल के कारण बिजनेस सेट हो जाता है, अपनी फैक्ट्री सेट हो जाती है, दुकान सेट हो जाता है, एंड देन ही स्टार्ट्स अर्निंग इनकम बाय परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब जो सोल ट्रेडर होता है, मतलब अकेला इंसान, इस अकेले ने पैसा लाया, अकेले ने बिजनेस सेट किया, प्रॉफिट जो भी कमाएगा वो उसके अकेले का. हमने फाइनल अकाउंट में पढ़ा था कि जो भी नेट प्रॉफिट होता है वो नेट प्रॉफिट इसके कैपिटल में हम ऐड करते हैं, क्योंकि दिस प्रॉफिट इज रिवॉर्ड ऑफ दिस बिजनेसमैन. बिजनेस स्केल अगर मान लो थोड़ा बड़ा करना है तो पैसा भी बड़ा चाहिए. पर सोल ट्रेडिंग कंसर्न में क्या होता है, क्योंकि एक ही इंसान होता है, एक ही ओनर होता है, कैपिटल की लिमिटेशन होती है. 12th में आप आए हैं, 12th में आप आगे पढ़ेंगे पार्टनर्स के बारे में. पार्टनर कौन होता है? सर, जब दो से ज्यादा लोग मिलके बिजनेस की शुरुआत करते हैं, जब दो से ज्यादा लोग होंगे तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा, बिजनेस का साइज भी ज्यादा होगा, बिजनेस का ऑपरेशन भी बड़ा होगा, और बिजनेस का टर्नओवर, बिजनेस का सेल्स, बिजनेस का प्रॉफिट भी बड़ा होगा. हेंस इंप्रूव्ड कैपिटल एंड अ लार्ज साइज ऑफ बिजनेस. अगर आप कंपेयर करते हो तो ऊपर वाले को कहते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न और नीचे वाले को कहते हैं पार्टनरशिप. बिजनेसमैन सोल ट्रेडिंग में ओनर है, पार्टनरशिप के अंदर दोनों पार्टनर्स भी ओनर है. पर याद रखिए, देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस. जैसे कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न में सिंगल पर्सन, पार्टनरशिप में मैक्सिमम 20 पार्टनर्स हो सकते हैं. कितने पार्टनर हो सकते हैं? 20. अगर आप नॉन बैंकिंग बिजनेस कर रहे हो. नॉन बैंकिंग का मतलब क्या हो गया? बैंक के बिजनेस को छोड़ के कोई भी बिजनेस आप करिए, आप 20 पार्टनर एडमिट कर सकते हो. 20 लोगों के साथ आप काम करके पैसा लाके बिजनेस चला सकते हो. जो भी प्रॉफिट होगा पार्टनर के बीच में बटेगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है, तो साइजेबिलिटी. अब मान लेते हैं मुझे पूरे इंडिया में एक बहुत बड़ा फैक्ट्री सेट करना है. मैं चाहता हूं कि मेरा प्रोडक्ट पूरे इंडिया में पहुंचे, मैं चाहता हूं कि मेरे प्रोडक्ट का स्केल बड़ा हो, मैं चाहता हूं कि मैं एक्सपोर्ट भी करूं. तो उसके लिए मुझे एक बड़ी फैक्ट्री लगेगी. बड़ी फैक्ट्री लगेगी, पैसा भी बहुत बड़ा लगेगा. हो सकता है पार्टनर मिलके भी इतना बड़ा पैसा नहीं ला सके. अब क्या करें? उसके लिए मुझे स्टार्ट करनी पड़ती है कंपनी. मैं कंपनी क्यों स्टार्ट करता हूं? क्योंकि कंपनी में मैं पैसा जो है, कैपिटल जो है, ये मैं पब्लिक से रेस कर सकता हूं. आई कैन रेस कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक. और कंपनी जब पब्लिक से कैपिटल रेस करती है तो उसे हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स. इज दैट क्लियर गाइस? पार्टनरशिप बिजनेस में और सोल ट्रेडिंग बिजनेस में कोई बाहर वाला हमें पैसा नहीं दे सकता. अगर वो देता भी है तो हम उसको लोन बोलते हैं. पर जब कंपनी पब्लिक से पैसा रेस कर सकती है, ठीक है, तो देखेंगे किस तरह से. अब मान लो ये हमारी मिस्टर हैप्पी, काफी खुश लग रहा है कि नहीं? बराबर. अब ये इंसान चाहता है कि ये मेरे बिजनेस में पैसा लगाए. तो दिस मैन इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट कैपिटल फॉर आवर कंपनी. अब याद रखिए, सोल ट्रेडिंग कंसर्न में जब बिजनेसमैन पैसा लेके आता है वो मालिक, ओनर. पार्टनरशिप के बिजनेस में पार्टनर पैसा लेके आते हैं वो ओनर. तो यहां पर अगर
ये इंसान, ये शेयर होल्डर पैसा लेके आया तो ये भी तो ओनर बन गया ना सर। क्लियर है ये बात? ये है मेरा ओनर, क्योंकि ये हमारे कैपिटल को शेयर करता है और इसका नाम है शेयर होल्डर। क्या नाम है इसका? शेयर होल्डर। याद रखिए, बिजनेस में जो कैपिटल लाता है वो उसका मालिक होता है। कंपनी में क्या होता है, क्योंकि पब्लिक पैसा लेके आती है तो जो जो इंसान हमारे लिए, जो जो इंसान हमारे कंपनी के लिए पैसा लगाएगा वो हमारे कंपनी का शेयर होल्डर होगा, वो हमारे कंपनी का ओनर होगा। जो मालिक होता है उसी को प्रॉफिट मिलता है। तो शेयर होल्डर विल गेट डिविडेंड। व्हाट इज डिविडेंड? जब शेयर होल्डर्स के बीच में कंपनी प्रॉफिट को डिवाइड करती है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। आगे जाके शेयर होल्डर को बोनस शेयर और राइट शेयर जैसे फैसिलिटीज भी मिलते हैं। ये बोनस शेयर्स क्या है, ये राइट शेयर्स क्या है, ये हम आने वाले वीडियो सीरीज में देखेंगे। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, देयर इज समथिंग विच वी कॉल्ड एज लिमिटेड लाइबिलिटी। सर ये लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है? मान लो आपका एक छोटा सा बिजनेस है। लेट्स अज्यूम हम वेजिटेबल सेल करते हैं। ठीक है। आज संडे है, संडे को ज्यादा बिजनेस होता है तो हम क्या करते हैं, ज्यादा वेजिटेबल्स मेन मार्केट से खरीदेंगे, अपने एरिया में हमारे शॉप पे आएंगे और वहां पर हम उसको बेचेंगे। तो उस दिन हमें ज्यादा वेजिटेबल्स खरीदने के लिए ज्यादा कैपिटल लगेगा, बराबर, ज्यादा पैसा लगेगा। अगर ज्यादा पैसा मेरे पास ना हो तो मुझे खुद की जेब से लाना पड़ेगा। उसी तरह से पार्टनरशिप में भी कैसे होता है, अगर पैसा कम पड़ गया बिजनेस के अंदर तो पार्टनर्स को अपने घर से पैसा लाना पड़ता है। तो अपने घर से पैसा लाना, अपने जेब से बिजनेस के लिए पैसा लाना, इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इज दैट क्लियर? पर क्योंकि कंपनी पब्लिक से पैसा जमा करती है तो जितना वो पैसा इनिशियल में पे करेगी उतनी ही लाइबिलिटी उनकी होगी। मतलब अगर कंपनी को कभी पैसा कम पड़े तो फिर कंपनी शेयर होल्डर से पैसा नहीं मांग सकता, शेयर होल्डर पैसा नहीं देगा, उसको हम बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। इज दैट क्लियर? तो शेयर होल्डर हमारा कैपिटल शेयर करता है, तो थोड़ा जानेंगे कि कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। इज दैट क्लियर? और सर एक शेयर होल्डर कितना कंट्रीब्यूट करेगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, इस शेयर कैपिटल के छोटे छोटे पार्ट्स करते हैं। तो डिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल इनटू स्मॉल पार्ट्स आर कॉल्ड शेयर्स। चलिए थोड़ा डिटेल में समझेंगे। मान लेते हैं 5 लाख रुपए की मेरी टोटल कैपिटल है। ठीक है, टोटल कैपिटल जो मुझे पब्लिक से जमा करनी है। वो शेयर होल्डर आके पूछता है सर मेरे को एक शेयर खरीदना है, मैं कितना पैसा दूं? तो मैंने उनको बोला सर अगर आपको एक शेयर खरीदना है आप 100 रुपए दे दो, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया है कि एक शेयर जो है वो 100 रुपीज का होगा। ठीक है। इस हिसाब से अगर आप 5 लाख रुपीज को 100 से डिवाइड करें तो यू हैव 5,000 शेयर्स। मतलब कंपनी कितने शेयर्स बांट सकती है? 5,000 शेयर्स। एक शेयर की वैल्यू क्या हो गई? 100। एक शेयर की मॉनेटरी वैल्यू क्या हो गई? 100। जब भी शेयर होल्डर या कोई इंसान हमारे पास आके शेयर को अप्लाई करेगा, मुझे 100 रुपीज पे करेगा, मैं उसको सर्टिफिकेट दूंगा, शेयर सर्टिफिकेट, जिसके ऊपर ये वैल्यू प्रिंटेड होगी। इसको हम कहते हैं फेस वैल्यू। तो 100 रुपीज मेरे शेयर की क्या हो गई? फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू मीन्स monetary value of a share which the share printed on the share certificate. Is that clear? अब जब हम शेयर्स की बात करते हैं ना तो शेयर्स की दो कैटेगरी है। थोड़ा समझेंगे इसको, डिटेल में नहीं आएंगे, ऊपर से समझेंगे। टाइप्स ऑफ शेयर्स, there are two types of shares. How many types? Two types, preference shares and equity shares. सर ये प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? देखो प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब है जिसको पहला अधिकार मिलता है। ठीक है। इक्विटी शेयर्स मतलब जिनको कोई अधिकार नहीं मिलता, ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोलेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर्स को क्या मिलता है? पहला अधिकार। इनको पहला अधिकार किस बात का मिलता है? देखो प्रेफरेंस शेयर हो या इक्विटी शेयर हो, जो कंट्रीब्यूट करता है वो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर हमारा मालिक है। जब हम प्रॉफिट डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो जब ये डिविडेंड बांटने की बारी आती है तो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक फिक्स डिविडेंड का रेट बता देते हैं कि आपको इतना इतना परसेंट डिविडेंड मिलेगा, जब भी मिलेगा आपको इतना परसेंट मिलेगा। ठीक है। उसी तरह से जब कोई भी बिजनेस बंद होता है तो मालिक अपना पैसा वापस लेके जाता है। उसी तरह से जब कंपनी बंद होगी तो इन शेयर होल्डर को इनका पैसा वापस मिलेगा। तो सबसे पहले
प्रेफरेंस शेयर्स को पैसा वापस मिलेगा, रीपेमेंट का प्रायोरिटी मिलेगा, ठीक है। और इक्विटी शेयर्स में कैसा, कोई ऐसा प्रेफरेंशियल रेट नहीं होता, दैट इज नो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड एंड नो प्रायोरिटी राइट्स। क्लियर है ये बात। अब हम 5 लाख के बारे में बात किया था, ये 5 लाख हमारा शेयर कैपिटल था। शेयर कैपिटल के टाइप्स के बारे में हम देखेंगे, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। जैसे हमने स्टार्टिंग के स्लाइड में देखा था कि कंपनी पब्लिक से पैसा रेज करती है। अगर मैं इंडिया की बात करूंगा तो 130 करोड़ के ऊपर की आबादी है, और अगर मान लेते हैं सबने मुझे पैसा देना सोचा, तो आई कैन टेक अनलिमिटेड मनी, बरोबर कि नहीं। कितना पैसा रेज कर सकते हो उसका कोई लिमिट ही नहीं रहेगा, पर ऐसी बात नहीं है। जब हम पब्लिक की बात करते हैं ना, तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स आते हैं, गवर्नमेंट का लॉ आता है। कंपनी को इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 का गवर्निंग है। एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट, जब भी कंपनी फॉर्म होती है, कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम पे आर्टिकल्स बनाए जाते हैं। आर्टिकल के अंदर लिख के देना पड़ता है कि सर कंपनी के लाइफ टाइम में कंपनी को कितना पैसा लगेगा। तो जितना पैसा कंपनी के लाइफ टाइम में लगने वाला है, या पहले दिन लिख के देते हैं, वो रजिस्टर हो जाता है। वो होती है लिमिट कि व्हाट मनी द कंपनी कैन रेस्ट, उसको हम कहते हैं ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। मीनिंग जान लेते हैं। फंड रिक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ कंपनी, registered under capital clause of articles, also called as registered share capital, nominal share capital, ठीक है। नाउ मान लो आपने बोल दिया कि 10 लाख शेयर्स, 10 लाख शेयर, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपया, 1 करोड़ रुपए का ऑथोराइज्ड कैपिटल आपको चाहिए। 1 करोड़ रुपीस का ऑथोराइज कैपिटल आपको लाइफ टाइम में चाहिए, आपने बोल दिया, ठीक है। लाइफ टाइम में चाहिए, अभी कितना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप 11th में थे, अब 12th में आ गए। 12th में जब कॉलेज चालू हो जाएगा, आप कॉलेज में 12th की फीस भरेंगे, ये आपको मालूम है, बराबर। 13th करेंगे, 14th करेंगे, 15th करेंगे, कोई ना कोई करियर के लिए कोर्स करेंगे। अपनी लाइफ का थोड़ा सा प्लानिंग तो हमारे पास है, कौन सी उम्र में क्या क्या करने वाले, उस टाइम के हिसाब से हर फील्ड की फीस भरनी पड़ेगी। तो जब जब वो ड्यू होती है तब हम भरते हैं ना, एक साथ थोड़ी भरते हैं। 11th में ही मैंने 15वीं तक की फी भर दी, ऐसा तो नहीं होता। उसी तरह से ऑथोराइज शेयर कैपिटल ये लाइफ टाइम में लगने वाला पैसा है। अभी ये साल, आने वाले 2-3 साल निकालने के लिए कितना पैसा चाहिए वो पहले बताइए, उतना ही पैसा रेज करेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो ऑथोराइज कैपिटल में से, ऑथोराइज शेयर कैपिटल में से जब एक छोटा सा हिस्सा बाहर निकलता है और वो पब्लिक से मांगा जाता है रेज करने के लिए, उसको हम कहते हैं इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है। What is issued share capital? Shares which are issued for public subscription. An individual interested can apply these shares. Now understand. For example, 1 लाख शेयर मैंने इशू किए, मैं कंपनी हूं, मैंने पब्लिक को बताया कि सर 1 लाख शेयर्स वी हैव, हम 1 लाख शेयर इशू कर रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप शेयर को अप्लाई करो। क्योंकि जब पब्लिक अप्लाई करेगा ना, तब उसको सब्सक्रिप्शन करना बोलते हैं। क्लियर है ये चीज। तो जितने शेयर्स थे ऑथोराइज, उसमें से एक छोटा पोर्शन मैंने निकाला इशू करने के लिए, दैट इज माय इशूड शेयर कैपिटल। तो जो पोर्शन बच गया उसको हम कहेंगे अनइशूड शेयर कैपिटल। मैंने पब्लिक को पूछा कि 1 लाख शेयर्स है मेरे पास देने के लिए, आप अप्लाई करेंगे। अब ये पब्लिक के ऊपर है ना कि पब्लिक कितना अप्लाई करती है, बराबर कि नहीं। जितने शेयर्स के लिए पब्लिक एप्लीकेशन देती है उसे हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, कहते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। मान लेते हैं 1 लाख शेयर हमने इशू किए थे, आउट ऑफ दैट 1 लाख शेयर्स 90,000 शेयर्स के लिए पब्लिक ने मुझे एप्लीकेशन दे दिया। 1 लाख शेयर में से 90,000 शेयर्स के लिए पब्लिक ने मुझे एप्लीकेशन दे दिया, तो मैं कहूंगा 90,000 शेयर सब्सक्राइब हो गए। क्लियर है ये बात। तो 10,000 बैलेंस बच गया कि नहीं सर। तो जो 10,000 बैलेंस बचा, ओके सॉरी, पहले सब्सक्राइब का मीनिंग देखो। टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय द कंपनी अगेंस्ट द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, मतलब 1 लाख इशू किए थे,
90,000 का एप्लीकेशन आया तो सब्सक्राइब कितना बन गया 90,000, बैलेंस कितना बचा 10,000, उसको हम कहेंगे अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, पब्लिक ने अप्लाई किया 90,000 शेयर, अब मैं 90,000 शेयर के पीछे जो 10 रुपए की वैल्यू थी ना एक शेयर की, वो मैं पैसा मांगूंगा कि नहीं? अभी जो पैसा मांगने वाला हूं उसको मैं कहता हूं कॉल्ड अप कैपिटल। क्या कहता हूं? कॉल्ड अप कैपिटल। पब्लिक ने शेयर को अप्लाई किया, अब वो शेयर का पैसा भरेगा, तो कंपनी जब पैसा मांगेगी तभी वो पैसा भरेगा। अब सर 10 रुपए का शेयर है, अब ये कंपनी के ऊपर है, या तो वो 10 रुपया एक साथ मांगे या तो वो उस 10 रुपए को स्टेज वाइज मांगे, धीरे 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 धीरे। नॉर्मली 3 स्टेज होते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल। ये स्टेज के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, पर याद रखिए कॉल्ड अप कैपिटल मतलब क्या? कंपनी ने पैसा मांगा, अब कंपनी या तो एक साथ पैसा मांगती है या तो स्टेज वाइज पैसा मांगती है। मान लेते हैं कंपनी ने 8 रुपया मांगा, 10 रुपए में से एक शेयर के पीछे 8 रुपया मांगा। ठीक है, तो मीनिंग क्या हो गया? अमाउंट ऑफ इश्यू वैल्यू, जितने वैल्यू पे शेयर इश्यू होता है, द कंपनी डिमांड्स फ्रॉम द शेयर होल्डर। ओके, दिस कैन बी इन वन गो और इन स्टेजेस। तो 8 रुपया मांगा था, 2 रुपया बैलेंस बच गया, ये जो बैलेंस है इसको हम क्या कहते हैं? अनकॉल्ड कैपिटल। अब 8 रुपया आपने मांगा, ठीक है, हम कंपनी है, हमने पब्लिक से 8 रुपया मांगा, पब्लिक ने पेमेंट किया। जब पब्लिक ने पेमेंट किया तो उसको हम कहते हैं पेड अप कैपिटल। क्या कहते हैं? पेड अप कैपिटल। याद रखिए, मनी पेड बाय दी शेयर होल्डर्स। ठीक, अब ऐसा हो सकता है ना सर, 90,000 शेयर्स हमारे सब्सक्राइब थे, हमने 90,000 शेयर्स को बोला 8 रुपया पे करो, आने वाले 10 तारीख के पहले पे करो। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग 10 तारीख जाने के बाद भी पैसा देना भूल गए? पॉसिबल, बराबर कि नहीं? ऐसा नहीं है कि जानबूझ के भूल गए, पर वो कभी कभी होता है ना, ड्यू डेट निकल जाती है सर, वो बिल होता है, बिल में लिखा होता है 10 तारीख के पहले पैसा भरिए। कई बार ऐसा होता है कि जानबूझ के नहीं, पर वो रह जाता है, पर बाद में भर देते हैं। पर क्योंकि ड्यू डेट निकल जाती है, पैसा भरना रह जाता है, उसको हम कहते हैं अनपेड कैपिटल। दूसरे शब्दों में फॉल्स इन arrears. Is that clear? And there is one last type of capital which is called reserve capital. पहले हम अनपेड का मीनिंग देखते हैं। When shareholders fail to pay the called money before its due date, अभी नहीं भरा, कंपनी नोटिस भेजेगी भाई आपका पैसा रह गया भरने का, मे भी भर देंगे। ठीक है, लास्ट है रिजर्व कैपिटल। व्हाट इज रिजर्व कैपिटल? जब कंपनी शेयर्स को इशू कर रही है, सब्सक्राइब हो चुका है, तो कंपनी एक रिजोल्यूशन पास करती है। रिजोल्यूशन मतलब क्या? पब्लिक को इंटीमेट करती है कि सर 10 रुपए का शेयर है, इस 10 रुपए में से 1 रुपया, ओके एग्जाम्पल, 1 रुपया हम तब मांगेंगे जब कंपनी बंद होने की टाइम पे होगी, तो दैट 1 रुपी इज रिजर्व्ड टू बी कॉल्ड ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। जब कंपनी बंद होगी तब मांगेंगे, इसको हम कहते हैं रिजर्व कैपिटल। कंपनी passes a special resolution and agrees to call a portion of capital during its wind up. During its wind up. Is that clear, guys? These are our types of capital. अभी है ना, हम इस चार्ट के ऊपर एक छोटा सा सम, अभी हमने थोड़ी देर पहले टाइप्स ऑफ शेयर्स का ये चार्ट देखा था। इसी चार्ट के ऊपर एक क्वेश्चन है आपके सामने, वो हम देखेंगे। सो राम लिमिटेड has an authorized capital of rupees 5 lakh divided into equity share of 10 each. ठीक है, अभी 5 लाख रुपए का कैपिटल है, 10 रुपए का एक शेयर है। आप डिवाइड करोगे ना, 5 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो 50,000 शेयर्स बन जाते हैं आपके पास। तो टोटल ऑथोराइज्ड कैपिटल, टोटल ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल is nothing but 50,000 shares into 10, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीस का ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल हो गया एज पर द क्वेश्चन। द कंपनी डिसाइडेड टू इश्यू 10,000 शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन।
आउट ऑफ 50,000 शेयर्स कंपनी हैज डिसाइडेड टू इशू 10,000 शेयर्स। याद रखिए एक शेयर की वैल्यू 10 रुपया है, तो 10,000 शेयर्स इंटू 10 विल बी 1 लाख। तो 10,000 शेयर्स आर इशूड, per share rupees 10, then we have 1 lakh rupees का issued share capital. Now total 50,000 shares थे, उसमें से कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए, तो व्हाट आर दी अनइशूड बैलेंस, बरोबर कि नहीं? बैलेंस 40,000 इंटू 10 विच इज 4 लाख रुपीस का कैपिटल अनइशूड है। जब हम इशू करते हैं तो पब्लिक अप्लाई करती है, तो क्वेश्चन ने यहाँ पे लिखा है पब्लिक हैज अप्लाइड फॉर 9,000 शेयर्स, आउट ऑफ 10,000 शेयर्स पब्लिक हैज सब्सक्राइब्ड फॉर 9,000 शेयर्स। ठीक है, 9,000 शेयर्स, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज, तो 90,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन मुझे आया। 10,000 शेयर मैंने इशू किए थे, उसमें से 9,000 शेयर्स पब्लिक ने अप्लाई किए, तो वी हैव 1,000 शेयर्स का बैलेंस, बरोबर। ये बैलेंस क्या है? अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, पब्लिक हैज नॉट सब्सक्राइब्ड दिस शेयर्स। तो मैं इनका क्या करूंगा? कुछ नहीं करूंगा। नाउ आई हैव 9,000 शेयर्स, एक शेयर का 10 रुपया है, अब मैं इनसे पैसे मांगूंगा, बराबर। देखो क्वेश्चन क्या बोला, द कंपनी हैज कॉल्ड अप 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन कॉल्स and passed a special resolution for call of ₹1 during winding up. The company did not made final call. Now यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखनी है। देखिए 3 ऑन एप्लीकेशन, ठीक है, 4 ऑन अलॉटमेंट, ओके, 2 ऑन फाइनल कॉल, ओके, एंड 1 रिजर्व। फिर क्वेश्चन ने बोला हैज नॉट मेड दी फाइनल कॉल, मतलब फाइनल कॉल किया नहीं है। क्लियर है ये बात? तो आउट ऑफ 10 रुपीज, आउट ऑफ 10 रुपीज मैं क्या कहूंगा, मेरा जो कॉल है वो कितने का हो गया? जी हाँ, मेरा जो कॉल है वो 8 रुपीज का हो जाएगा, ठीक है। और फिर अनकॉल्ड कितना हो जाएगा? 2 रुपीज, बिकॉज दिस हैज not yet called by the company. So while calculating, as I have 9,000 shares, मैं क्या करता हूँ 9,000 into 8, ठीक है। Why 8? Because 3 on application, 4 on allotment and 1 reserve capital. तो ये जो 2 रुपया होता है that is my uncalled capital. Is that clear? अब क्वेश्चन ने क्या बोला, देखो 200 shares failed to pay कॉल मनी, ठीक है, 200 शेयर्स फेल टू पे कॉल मनी। इसको थोड़ा करेक्ट करते हैं, अलॉटमेंट मनी, जितने भी शेयर्स थे जो अलॉटमेंट में 4 रुपए मांगा था, उसमें से 200 शेयर्स ने पैसे नहीं दिए, ठीक है। अब हमें पेडअप कैलकुलेट करना है। तो पेडअप में कैसे हुआ, मैंने सबसे पहले पैसा एप्लीकेशन में मांगा, उसके बाद मैंने पैसा अलॉटमेंट में मांगा, ठीक है। एप्लीकेशन में सबने पैसे दिए, कैसे मालूम पड़ा? क्वेश्चन ने क्या बोला, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, ठीक है। 9,000 शेयर है मेरे पास, 9,000 शेयर होल्डर पेड 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन में हमने 3 रुपया मांगा हुआ था, तो मुझे 27,000 मिल गए। अलॉटमेंट में क्या हुआ, 200 शेयर्स फेल्ड टू पे, अब जो अलॉटमेंट का 4 रुपया है वो 200 शेयर होल्डर्स फेल्ड टू पे, तो 800 रुपया मुझे मिला नहीं। तो आउट ऑफ 9,000 शेयर्स 200 शेयर्स मुझे पैसा नहीं मिलता है। देखिए इंपॉर्टेंट है, आउट ऑफ 9,000 शेयर्स, आउट ऑफ 9,000 शेयर्स 200 शेयर्स का पैसा नहीं मिला। तो सर कितने शेयर्स का पैसा मिला? 8,800 शेयर्स का पैसा मिला। Is that clear? So what I can say, an allotment I have received 8,800 shares into ₹4। तो सर टोटल पैसा कितना मिला?
62,200 और लास्ट में क्या बोला था 1 rupee एज रिजर्व कैपिटल. सो 9,000 शेयर्स इनटू 1, दिस इज माय रिजर्व कैपिटल. इज दैट क्लियर? तो गाइस दिस इज द वे हाउ वी इंटरप्रेट. अब हमें सीखना क्या है इस चैप्टर में, ये तो स्टार्टिंग का बेस था. आपके पास गवर्नमेंट का पीडीएफ होगा, कुछ इस तरह से दिखेगा, आपको दिखाता हूं मैं. यस, दिस वन. तो पेज नंबर 309 जो है ना इस पीडीएफ के अंदर, 309 पे आपका चैप्टर है इश्यू ऑफ शेयर्स, जिसमें से आज हमने इंट्रोडक्शन, शेयर कैपिटल का इंट्रोडक्शन, व्हाट इज इक्विटी शेयर्स, व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर्स, एंड देन टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, ये हमने पढ़े. इसके ऊपर एग्जांपल देखा. तो आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको पेज नंबर 309 टू पेज नंबर 3011 टिल रिजर्व कैपिटल, ठीक है, टिल रिजर्व कैपिटल, आपको इसको रीड करना है, आपको इसको पढ़ना है, ताकि जब अगली बार हम मिलेंगे तो हम एक्चुअल सम जो है कि पैसा स्टेज वाइज लेने का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग एंट्रीज को हम देख सकते हैं. ओके, नाउ वन मोर थिंग टू रिमेम्बर, ये जो सेशन है ये रिकॉर्ड हो रहा है. रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेगा कुछ दिनों के अंदर. कई सारे आपके दोस्त होंगे जो 11th स्टैंडर्ड में हमारे साथ थे, पर वो अभी यहाँ पर ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है. तो उन दोस्तों से कहिए ऑनलाइन एडमिशन लेने के लिए, और ताकि उन्हें ये रिकॉर्डिंग हम दे सके, अगले लेक्चर्स उनको मिल सके. और जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे वो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं. तो इवन आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो उनको सजेस्ट करिएगा. इसके ऊपर जो भी डाउट्स होंगे ये हम अगले लेक्चर में कैचअप करेंगे. तो फॉर नाउ, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.